चलिए, अभी जो हमने ये साइन सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, अब इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं ना। क्या होता है इसमें, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है ना अराइल हैलाइड्स का, ये रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं करता। यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा, अराइल ब्रोमाइड मोर देन अराइल आयोडाइड मोर देन अराइल क्लोराइड। ठीक है, तो साइन सब्स्टिट्यूशन में अराइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या लिखोगे आप, सबसे ज्यादा ब्रोमाइड, उसके बाद आयोडाइड, उसके बाद फिर क्या होता है, दैट इज क्लोराइड। ठीक है ना। अब कौन सी वाली चीजें हमको आगे देखना है, एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ द साइन सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो साइन सब्स्टिट्यूशन के लिए हमने मैकेनिज्म लिखा था, वो उसके सपोर्ट में हमको एविडेंसेस देखने हैं, है ना। तो रिएक्शन में सबसे पहली चीज जो हमने देखी थी वो कौन सी देखी थी, कि मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होता है, जो बेस होता है वो ऑर्थो हाइड्रोजन को खींचता है। ठीक है, तो कौन सी वाली चीज होगी यहाँ पर, तो जैसे ये हमने क्या किया, क्लोरोबेंजीन की एक ऑर्थो पोजीशन पर से हाइड्रोजन को हटाकर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, KNH2 लिक्विड अमोनिया डाला, तो हमको क्या मिल जाता है, रिएक्शन में प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, फिर कौन सी चीज होती है, यदि हम दूसरा वाला ऑर्थो हाइड्रोजन हटाकर भी क्या लगा देते हैं, एक और सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं। अब यदि हम KNH2 लिक्विड अमोनिया डालते हैं तो यहाँ पर हमको कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलता। आ रहा है समझ में, है ना। तो अब इससे क्या प्रूव हो रहा है, हम बोलेंगे इससे ये प्रूव हो रहा है कि रिएक्शन में ऑर्थो हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है, जो कि हमने रिएक्शन के मैकेनिज्म में पहला स्टेप देखा था। समझ आ गई बात ये। तो यदि ऑर्थो हाइड्रोजन नहीं होता हैलोजन पर, है ना, हैलोजन के दोनों ऑर्थो पर यदि हाइड्रोजन नहीं है तो फिर क्या होगा, साइन सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। समझ आ गई बात ये, है ना। तो ऑर्थो हाइड्रोजन का न रहना, है ना, इज सजेस्टिंग व्हाट, कि रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, और फिर वो नहीं हुई। क्लियर बात ये, है ना। दूसरा जो हम बोलते हैं वो कौन सा रहेगा, कि रिएक्शन में आइसोटोपिक इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। यदि हम ऑर्थो पोजीशन पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लगा दें तो रिएक्शन का रेट स्लो हो जाता है ना। इससे फिर से क्या प्रूव होता है कि रिएक्शन में ने प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट है, तो इसका मतलब रिएक्शन में क्या हो रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, और उसका टूटना क्या भी है, RDS भी है। समझ आ गई बात ये, है ना। तो हम बोलते हैं रिएक्शन में प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, तो हम बोलेंगे प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन में ऑर्थो हाइड्रोजन इन्वॉल्व है ना, कि हमने ऑर्थो हाइड्रोजन हटाकर यदि ड्यूटेरियम लगाया, तो ऑर्थो हाइड्रोजन को हटाकर ड्यूटेरियम लगाने पर रिएक्शन के रेट में हमको अंतर देखने को मिल गया। समझ आ गई बात ये, है ना। इसके बाद फिर अगली चीज जो हम देखते हैं इसमें, ये कौन सी है, कि हेलोबेंजीन में जिस कार्बन पर हेलोजन लगाए ना, क्लोरीन, इसी को यदि अपन रेडियो एक्टिव कार्बन बना दें और इस पर KNH2 इन लिक्विड अमोनिया डालें, ठीक है, तो कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पर रिएक्शन में क्या बना था, बेंजाइन बना था। ठीक है, वो बेंजाइन में हमने क्या बोला था, जिस कार्बन पर हेलोजन होता है वो और उसका एडजेसेंट कार्बन, ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्विवेलेंट हो जाते हैं। समझ आ गई बात ये, है ना। तो कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे अब जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो कहाँ अटैक कर सकता है, जहां रेडियो लेबल्ड कार्बन है वहां भी, और उसके एडजेसेंट कार्बन पर भी। ठीक है, तो ये वाले जो दो प्रोडक्ट्स होते हैं ये हमको ऑलमोस्ट 1:1 मिलने चाहिए, और एग्जैक्टली ये मिलते भी हैं। ठीक है, तो इन दोनों प्रोडक्ट्स का नियरली 1:1 अमाउंट में मिलना इज सजेस्टिंग व्हाट, कि एक तो साइन सब्स्टिट्यूशन है और दूसरा क्या, तो हमने बोला 1:1 का मिलना, ये बता रहा है कि रेडियो लेबल्ड कार्बन और उसका एडजेसेंट कार्बन रिएक्शन के बीच में ना इंटरमीडिएट में इक्विवेलेंट हो जाते होंगे। मतलब रिएक्शन में क्या होना चाहिए, बेंजाइन टाइप का इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होना चाहिए। समझ आ गई बात ये, है ना। रिएक्शन में बेंजाइन टाइप के इंटरमीडिएट को इन्वॉल्व होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से, है ना। इसके बाद फिर अगली चीज हम कौन सी बोलते हैं, कि यदि फ्लोरोबेंजीन पर हम KNH2 लिक्विड अमोनिया डालते हैं तो हमको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अब रिएक्शन की शुरुआत जैसे हमने की थी तो कहाँ से की थी, ऑर्थो हाइड्रोजन के हटने से। ऑर्थो हाइड्रोजन जो होता है उसकी एसिडिटी में कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर कौन सा भी होता है, तो हम बोलेंगे हेलोजन का माइनस आए, वो क्या रहेगा, दैट इज अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर। आ रही बात समझ में, है ना। अब फ्लोरीन जो होता है अमंग हैलोजेंस क्या होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कौन सी चीज है फिर, फ्लोरीन के ऑर्थो हाइड्रोजन की एसिडिटी क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा होनी चाहिए। समझ आ गई बात ये।
तो हम बोलें और कुछ हो न हो, लेकिन क्या तो होना ही चाहिए, तो हम बोलेंगे ऑर्थो हाइड्रोजन तो हटना ही चाहिए, है ना। अब मैकेनिज्म क्या लिखा था अपन ने कि ऑर्थो हाइड्रोजन हटा, उसका हटना वॉज रिवर्सिबल, ध्यान है। और उसी में से फिर क्या किया था अपन ने, कार्बन आयन बनाकर एडजेसेंट कार्बन पर से हैलोजन को हटाया था, है ना। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं कि फ्लोरोबेंजीन में क्या होता है, और कुछ हो ना हो, बट क्या होना तो एक्सपेक्टेड है, ऑर्थो हाइड्रोजन का हटना तो एक्सपेक्टेड है ही। जम रही बात ये, है ना। अब कौन सी चीज अपन बोलेंगे कि ऑर्थो हाइड्रोजन हटा, बट क्या होता है, जो कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है कैसा होता है, ये रिवर्सिबल होता है। तो हम बोलेंगे एच हटा, और यहाँ पे अमोनिया थी तो एच वापस आ गया, तो हम बोलेंगे एच का हटना और एच का वापस आना, हमको क्या पता नहीं चला कि रिएक्शन हुई है, ऐसा पता नहीं चला, क्योंकि फ्लोरोबेंजीन से तो क्या ही बन गया, फ्लोरोबेंजीन ही बन गया। आए ना समझ में। अभी ऑर्थो हाइड्रोजन हटाओगे यदि हमको प्रूव करना है, तो हम क्या लेते हैं, KNH2 के साथ लिक्विड ND3 लेते हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो क्या होगा, NH2 नेगेटिव यहाँ से हाइड्रोजन को लेके कार्बन आयन बनवा देगा, बट रिएक्शन जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसे जाएगी, दैट इज विथ ND3 का D। आई ना बात समझ में। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं कि रिएक्शन में भले ही बेंजाइन न बने, बट कार्बन आयन का बनना तो निश्चित था ही, तो कार्बन आयन बना, है ना। मतलब रिएक्शन ऑर्थो हाइड्रोजन के हटने से इनिशिएट हुए, हम फिर से एक बार प्रूव कर पाए, क्योंकि यहाँ पर KNH2 लिक्विड ND3 लेने पर क्या देखने को मिल गया हमको, H की जगह पर D देखने को मिल गया। समझ आ गई बात। ये ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोपिक एक्सचेंज। ये अपन पढ़ चुके हैं E1CB के टाइम पर, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि फ्लोरोबेंजीन के साथ हमको आइसोटोपिक एक्सचेंज देखने को मिलता है, इससे फिर से प्रूव होता है कि कौन सी चीज होगी, रिएक्शन ऑर्थो हाइड्रोजन के हटने से इनिशिएट होती है ना। अब रिएक्शन आगे क्यों नहीं बढ़ पाई, इसकी वजह अपन क्या बोलेंगे, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की ज्यादा स्ट्रेंथ जो क्या नहीं होने दे रही, बेंजाइन नहीं बनने दे रही। समझ आ गई बात ये, है ना। बट यहाँ से आप ये कंक्लूजन मत निकाल लेना कि फ्लोरोबेंजीन है तो क्या नहीं बनेगा, तो हम बोलेंगे फ्लोरोबेंजीन है तो ये नहीं बनता, क्या बोलते हैं ना, बेंजाइन नहीं बनता, ऐसा नहीं होता, है ना। फ्लोरोबेंजीन है और सॉल्वेंट यदि पोलर प्रोटिक है तो बेंजाइन नहीं बनेगा, बट यदि सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक है तो फिर क्या हो जाएगा, बेंजाइन बन जाता है। ये आगे भी क्वेश्चंस में देखेंगे भी अपन। समझ आ गई बात ये, है ना। तो हम कौन सी चीज बोल रहे हैं यहाँ पर, फ्लोरोबेंजीन लेने पर, है ना। क्या हुआ यहाँ, तो हमने बोला फ्लोरोबेंजीन लेने पर, है ना, KNH2 लिक्विड ND3 डालने पर आइसोटोपिक एक्सचेंज हुआ, जिसने प्रूव किया कि रिएक्शन ऑर्थो हाइड्रोजन के हटने से इनिशिएट होती है। क्लियर हो गई बात ये, है ना। अब ये जो अपन ने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाले, है ना, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, है ना। तो अब जैसे हमको पहला क्वेश्चन बोला है कौन सा वाला कि इनको हमको रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है ना। ये जो कंपाउंड्स हमको दिए हुए हैं इनको हमको इप्सो सब्स्टिट्यूशन, है ना, उसके ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। अब इप्सो सब्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज बोली थी अपन ने, तो हमने बोला था इप्सो सब्स्टिट्यूशन में ना रिएक्टिविटी जो थी वो किसके थ्रू गवर्न हो रही थी, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, कि जिसके ऊपर अटैक से कार्बन आयन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। ध्यान है ना, इप्सो सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन इंटरमीडिएट वो कार्बन आयन, तो फंडा क्या होता है, जिस रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल वो रिएक्शन उतनी ज्यादा फास्ट। क्लियर है। तो कौन सी चीज है, कार्बन आयन जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल इन सब में कहां पर रहेगा, तो हम बोलेंगे दैट इज द लास्ट वाले केस में, है ना। क्योंकि कौन सी चीज होती है, कार्बन आयन बनकर कहाँ डीलोकलाइज होता है, तो हम बोलते हैं हैलोजन के ऑर्थो एंड पैरा पर, है ना। तो यहाँ पर ऑर्थो पर भी NO2 और पैरा पर भी NO2, तो यहाँ पर कार्बन आयन को स्टेबिलिटी मिल जाएगी सबसे ज्यादा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, दैट इज 5, ठीक है। 5 के बाद फिर कौन हो जाएगा, दैट इज 1, है ना। क्योंकि 1 और 3 में ये वाले दोनों NO2 तो कहाँ लगे हैं, मेटा पर, तो ये सिर्फ क्या लगाएंगे, माइनस आए, ये रेजोनेंस नहीं लगा रहे हैं, जबकि NO2 कहाँ पर ऑर्थो और पैरा से क्या भी लगा रहा है, रेजोनेंस भी लगा रहा है। आई ना बात समझ में, है ना। तो कौन सी चीज हम बोलेंगे, 5 के बाद रिएक्टिविटी हो जाएगी 1 की, क्योंकि 1 और 3 में कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या रहेगी, दैट इज इक्वल एज फार एज रेजोनेंस इज कंसर्न। लेकिन ये वाला जो NO2 है ये हैलोजन वाले कार्बन से पास में, तो माइनस आय ज्यादा लगाएगा,
थी ना, मतलब इस कार्बन पर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा NO2 के माइनस आई की वजह से बजाय थर्ड वाले के, ठीक है, और इसलिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक वहां फास्ट होता है। तो 1 हो जाएगा, 1 के बाद कौन हो जाएगा, दैट विल बी 3, ठीक है। उसके बाद कौन हो जाएगा, इट इज 4, और 4 के बाद कौन हो जाएगा, दैट इज 2, है ना। 2 और 4 में दिख रहा है, इसमें 2 NO2, इसमें 1 है, दोनों रेजोनेंस नहीं लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 का माइनस है और यहाँ पर 1 का माइनस है ना। और 1, 3 और 5 में क्या है, NO2 रेजोनेंस में है, मतलब कार्बोनाइन NO2 के साथ रेजोनेंस में है। क्लियर है अच्छे से ये, है ना? अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन हम देखें तो सेकेंड क्वेश्चन में हम क्या बोलेंगे कि ब्रोमीन की एक ऑर्थो पोजीशन तो ऑक्यूपाइड है लेकिन दूसरी खाली है ना। तो क्या होगा, कार्बोनाइन कहाँ बनेगा, यहाँ, है ना, एक ही जगह बन सकता था तो कार्बोनाइन वहीं बना, और उसके बनने के बाद BR भी एक ही जगह है तो उसको वहीं से हटना है, तो ये वाली बेंजाइन बन गई। समझ आ गई बात ये। थर्ड क्वेश्चन देखें हम ना, साथ में देख रहे हैं, तो अब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से भी हट सकता है, यहाँ से भी, क्योंकि इस बार ब्रोमीन की दोनों ऑर्थो पोजीशंस पर हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन हटेगा कहाँ से, तो हम बोलेंगे बीच वाली पोजीशन से हटता है वो, है ना। क्योंकि एक चीज जो मैंने आपको बोली थी क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वो कौन सी वाली थी कि कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी, है ना, फिनाइल वाले हमेशा किससे देखेंगे, सिर्फ इंडक्टिव से। तो क्या हो जाएगा, OMe और Br दोनों अपना माइनस आई लगा पाएंगे। यदि आप यहाँ से हाइड्रोजन हटाते हैं इस वाली Br की इस वाली ऑर्थो से जो OMe की पैरा थी, तो यहाँ पर क्या होता, OMe का माइनस आई फिर दूर से लगता, आए ना समझ में, है ना। तो कार्बोनाइन यहाँ बना तो कौन सी चीज होगी, अब Br को भी फिर यहीं से ही हटना है, आए ना समझ में। तो हम क्या बोलेंगे कि इसके केस में भी, है ना, क्या बन जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 वाली बेंजाइन ही बन जाती है। समझ आ गई बात ये। तो ये क्या है, ऑर्थोब्रोमो एनिसोल, एंड दिस इज व्हाट दैट मेटाब्रोमो एनिसोल। तो ऑर्थोब्रोमो एनिसोल और मेटाब्रोमो एनिसोल दोनों में क्या है, तो हमने बोला दोनों में बेंजाइन सेम बनी, ठीक है। अब सेम बेंजाइन के बनने के बाद NH2 नेगेटिव का जब अटैक होगा, तो हमने क्या बोला, दोनों कार्बन वैसी इक्विवेलेंट है, बट यहाँ पर OMe के आने की वजह से वैसी इक्विवेलेंसी इनमें नहीं रही, ठीक है। तो NH2 नेगेटिव का जब अटैक हमको करवाना है तो वो हम ये मेटा पोजीशन पर करवाएंगे ना। रीजन ऑब्वियस है कि जब इसका मेटा पोजीशन पर अटैक होता है तो कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे फिर से कार्बोनाइन बीच में बना जो OMe और NH2 दोनों के माइनस आए से स्टेबलाइज्ड रहेगा। यदि आप NH2 को OMe के ऑर्थो पर ले जाते तो कार्बोनाइन यहाँ बनता जो NH2 से तो पास होता लेकिन OMe से दूर होता। समझ आ गई बात ये, है ना। तो कौन सी वाली चीज है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर, है ना, क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पर दोनों जगह पर, है ना, प्रोडक्ट सेम ही बनेगा, है ना। यहाँ पे H तो फाइनली ले आओगे आप, तो कौन सी चीज है, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन दोनों में फॉर्मेशन क्या होता है, OMe की मेटा पोजीशन पर NH2, ये जो कंपाउंड होता है क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एनिसिडीन, है ना। OMe और NH2 ग्रुप जब किस पर होते हैं, दैट इज एट बेंजीन, कंपाउंड्स आर कॉल्ड एनिसिडीन, और यहाँ ये दोनों मेटा पोजीशन पर हैं, इसलिए क्या रहेगा, ये मेटा एनिसिडीन। आया क्या समझ में बराबर ये, है ना। तो क्या बोले हमने, यहाँ पर दोनों जगह सेम बेंजाइन बनी, उसका रीजन समझ आया, दैट इज कार्बोनाइन स्टेबिलिटी। सेकंड में तो यही बन सकती थी, थर्ड में कार्बोनाइन यही बना इसलिए बेंजाइन ये वाली बनी, है ना। और कार्बोनाइन यही वाला क्यों बना, क्योंकि कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी इन केसेस में किससे देखते हैं अपन, फिनाइल वाले केसेस में सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से। क्लियर हो गई बात ये, है ना। उसके बाद क्या बोला हमने, NH2 का जब अटैक हुआ तो वो भी मेटा पर ही हुआ ताकि कार्बोनाइन को फिर से क्या मिले, OMe और NH2 दोनों के माइनस आय से अच्छा स्टेबलाइजेशन मिले। क्लियर है अच्छे से ये, है ना। अब इसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन है, तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में इस बार फ्लोरोबेंजीन दी हमको, है ना। तो इसको देख के हमको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे हमको रिएक्शन नहीं करवानी है ना। क्या दिया है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग बेस PHL है, साथ में क्या है, बेंजीन एज द सॉल्वेंट। बेंजीन क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इस वजह से कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे PH नेगेटिव यहाँ से जब H खींचेगा और इससे क्या होगा, कार्बोनाइन बनेगा। तो कार्बोनाइन के बनने के बाद रिएक्शन पीछे के डायरेक्शन में नहीं जा पाएगी क्योंकि सॉल्वेंट पोलर प्रोटेक्ट नहीं था। तो अब क्या हो जाएगा, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड स्ट्रांग है इसलिए धीरे धीरे टूटेगा।
तो अभी भले कितने भी धीरे क्यों न टूटे, पर इसको टूटना पड़ेगा। आई ना बात समझ में? तो कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे पीएच नेगेटिव ने यहाँ से H को खींचा, कार्बोनाइन बना, कार्बोनाइन क्या करता है यहाँ से अब S को हटा देगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर A जो बनेगी, है ना, A जो बना दैट इज व्हाट, बेंजाइन, है ना, ये बना, और इस पर है ना क्या हो जाएगा, ये PHLi अटैक करेगा, है ना, पीएच नेगेटिव Li पॉजिटिव, तो A जो बनेगा दैट इज स्पेसिफिकली व्हाट, ये वाला कंपाउंड। यहाँ पर इधर पीएच का अटैक हो गया, इस पर निगेटिव आ गया, इस निगेटिव से कौन जुड़ गया, Li पॉजिटिव। क्लियर है? अब ये जो C निगेटिव है ये अटैक करेगा किस पर, इधर CO2 पर। CO2 का स्ट्रक्चर पता ही है अपने को, तो क्या होगा, ये कार्बोनाइन इधर CO2 में C पर अटैक करता है, यहाँ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट होगी, तो ये जो B है, B क्या बन जाएगा हमारा, तो बोलेंगे इधर पीएच, यहाँ ये C डबल बॉन्ड हो, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट से O पे नेगेटिव, यहाँ कौन आ गया, इट इज Li पॉजिटिव। समझ आ गया? और ये H3O पॉजिटिव क्या करेगा अब यहाँ पर, COO नेगेटिव इसमें से Li को हटा देता है, तो फाइनली जो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड था ये बदल जाएगा किसमें, दैट इज इनटू COOH। सॉल्ट ऑफ एसिड जो है ये बदल जाएगा किसमें, COOH में। समझ आ गई बात ये, है ना? तो यहाँ पे एक आप चाहो तो अंडरलाइन करके लिख लेना ना स्टेटमेंट, यहाँ भी समझाते टाइम मैंने आपको बोला ही था हालांकि, है ना, कि फ्लोरोबेंजीन जो है दैट डज नॉट फॉर्म बेंजाइन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, फ्लोरोबेंजीन डज नॉट फॉर्म बेंजाइन इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, फ्लोरोबेंजीन कैन फॉर्म बेंजाइन इन व्हाट, नॉन पोलर और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। आया समझ में सारा ही, है ना? तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जिनके थ्रू हमने इसका एप्लीकेशन देखा। इप्सो सब्स्टिट्यूशन की और क्वेश्चंस तो क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट रहेंगे, जहां पे हेलोजन की ऑर्थोपैरा पोजीशन पर क्या लगा रहेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आपको सिंपली क्या करना रहेगा, जो भी न्यूक्लियोफाइल दिया है वो न्यूक्लियोफाइल आकर हेलोजन को हटा दिया करेगा, क्योंकि उसको कौन सपोर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सपोर्ट कर रहे हैं। समझ आ गई बात ये? यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं दिए तो फिर आंसर हम क्या बोलते हैं, दैट इज नो रिएक्शन, है ना? इस टाइप के क्वेश्चंस अपने को मॉड्यूल में मिलेंगे अच्छे से। समझ आ गई बात ये, है ना? सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।